रिश्ते जीवन के सबसे अहम पहलू होते हैं। ये हमें सुरक्षा, प्यार और साथ देने का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये रिश्ते टूट जाते हैं? तो विश्वास टूटता है और धोखा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे राकेश रोहेला केस के बारे में। 5 अप्रैल 2018 की है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मोहल्ला पड़ता है, दयानंद नगर। इसी मोहल्ले में राकेश रोहेला अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी कृष्णा के अलावा 2 बेटी काव्या और वैशाली और एक बेटा विशाल था। राकेश दिल्ली के सहादरा के भोलानाथ नगर स्थित बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन की जॉब करते थे। वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलकर करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाते थे। वहां से दिल्ली जाने वाली ट्रेन से वह सहादरा रेलवे स्टेशन पर उतरते थे और अपनी जॉब पर पहुंचते थे। शाम को भी वह इसी तरह ड्यूटी पूरी कर कर घर पहुंचते थे। ये उनका रोज का रूटीन था। 7 अप्रैल 2018 की रात राकेश रोहेला करीब 9:30 बजे दिल्ली से अपनी ड्यूटी खत्म कर ट्रेन से शामली पहुंचे और वहां से नालापट्टी रोड से पैदल घर की तरफ जा रहे थे। रात लगभग 10 बजे वह अपने घर की गली के मोड़ के करीब पहुंचे ही थे कि उनके पास अचानक 2 युवक तेजी से आए। उनमें से एक ने उनके पास जाकर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास दुकानों पर खड़े लोगों ने जब तक पलटकर देखा तब तक राकेश जमीन पर गिर चुके थे और उन्हें गोली मारने वाले दोनों व्यक्ति तेजी से भाग रहे थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि गोली लगने के बाद जमीन पर पड़ा व्यक्ति राकेश रोहेला है। पास ही किराना की दुकान चलाने वाला शैलेंद्र कुछ लोगों की मदद से जख्मी राकेश को टेम्पो से जिला अस्पताल ले गया। कुछ लोगों ने तब तक राकेश के घर जाकर इस बात की जानकारी दे दी कि किसी ने राकेश पर गोली चलाई है। राकेश की पत्नी और बेटी आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राकेश की पत्नी ने 3 नंबर गली में रहने वाले अपने देवर मुकेश को फोन करके सारी बात बताई। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने बताया कि राकेश की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। राकेश की मौत की खबर सुनते ही परिवार वाले दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। मुकेश करीब रात 11 बजे कुछ लोगों को साथ लेकर शामली कोतवाली जाता है और राकेश की हत्या की जानकारी देता है। जैसे ही थाना प्रभारी को इस घटना की जानकारी मिलती है तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया था और पुलिस दल के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। पुलिस के सभी अधिकारियों ने राकेश रोहेला के परिवार वालों के अलावा राकेश को अस्पताल लाने वाले शैलेंद्र से राकेश पर हमला करने वाला और घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। लेकिन ना तो किसी ने ये बताया कि वे हमलावरों को पहचानते हैं और ना ही परिजनों ने किसी पर हत्या का शक जताया। लेकिन इतना जरूर पता चला कि राकेश अपने ऑफिस के लोगों और जान पहचान वालों के साथ मिलकर महीने की कमेटी डालने का काम करता था। अक्सर उसके पास कमेटी की रकम होती थी। परिजन आशंका जताते हैं कहीं राकेश को किसी ने लूटपाट के उद्देश्य से तो गोली नहीं मार दी, मगर घटना स्थल पर बतौर चश्मदीद शैलेंद्र व अन्य लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गोली चलने के बाद हमलावर तेजी से भाग गए थे। उन्होंने राकेश से किसी तरह की छीना झपटी होते नहीं देखी। पुलिस को भी चश्मदीदों की बात में सच्चाई दिखी, क्योंकि राकेश की जेब में रुपयों से भरा पर्स, उंगली में सोने की अंगूठी, कलाई में घड़ी और हाथ में लिया बैग एकदम सही सलामत थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगले दिन जांच अधिकारियों ने बैठकर जब पूरी घटना पर विचार करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर बदमाशों को लूटपाट या छीना झपटी करने के लिए राकेश को गोली मारनी होती तो वे किसी सुनसान जगह को चुनते, ना कि उसके घर के पास ऐसी जगह को जहां लोगों की काफ़ी आवाजाही थी। पुलिस को लगा कि या तो हत्या किसी रंजिश के कारण की गई होगी या फिर किसी ऐसे कारण से जो फिलहाल पुलिस की नज़रों से छिपा हुआ है। जांच अधिकारी एक बार फिर से राकेश रोहेला के घर जाते हैं और राकेश की पत्नी और दोनों बेटियों से एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। किसी ने भी राकेश की हत्या के लिए ना तो किसी पर कोई शक जाहिर किया था और ना ही किसी से रंजिश की बात कही थी। राकेश की हत्या के अगले दिन पुलिस का सारा वक्त घर वालों और जान पहचान वालों से पूछताछ में लग जाता है। पोस्टमार्टम के बाद राकेश के शव को घर वालों को सौंप दिया जाता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राकेश की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी और गोली करीब 1.5 फीट की दूरी से मारी गई थी, जिसका मतलब था कि हत्यारे राकेश की हत्या करना चाहते थे। कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास अब एक ही रास्ता था कि वो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखे। हालांकि इस दौरान क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पवार ने अपनी टीम के साथ इलाके में लूटपाट गिरोह से जुड़े कई बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। सभी बदमाशों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन भी देखी गई, मगर इस वारदात में किसी के भी शामिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी। जांच अधिकारियों ने स्टेशन से घटनास्थल तक लगे 5 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि अगर हत्यारे काफी दूर से राकेश रूहेला का पीछा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वे सीसीटीवी फुटेज में जरूर दिखेंगे। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू कर दी। 5 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आखिर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। पता चला कि जिस जगह राकेश रूहेला को गोली मारी गई थी वहां से 50 कदम की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से राकेश ने कुछ सामान खरीदा था। उसी समय 2 युवक राकेश का पीछा करते हुए दिखे। इनमें से एक के हाथ में तमंचे जैसा हथियार दिखाई दे रहा था। हालांकि उनके चेहरे पूरी तरह तो नहीं दिख रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल के चश्मदीदों को फुटेज दिखाकर कातिल की पहचान करने को कहा। राकेश रूहेला की पत्नी कृष्णा, बेटी काव्या और वैशाली तथा कृष्णा के देवर मुकेश ने सीसीटीवी फुटेज में दिखे उन 2 लोगों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस को एक व्यक्ति मिल गया जिसने जांच को एक नई दिशा दे दी। जिस किराने की दुकान के सामने राकेश को गोली मारी गई थी, उस समय उस दुकान के पास शैलेंद्र सिंह खड़ा था। शैलेंद्र ने फुटेज में दिख रहे दोनों युवकों को पहचान कर बताया कि राकेश को गोली मारकर जो युवक भागे थे वे बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहे युवकों जैसे ही थे। शैलेंद्र ने बताया कि इनमें से एक युवक को उसने कई बार उसी गली में आते जाते देखा था। पुलिस ने गली के और लोगों से भी पूछताछ की तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने उस युवक को कई बार राकेश के घर आते जाते देखा था। इसके बाद जांच अधिकारी राकेश के परिजनों को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों में से सिर्फ राकेश के 20 वर्षीय बेटे विशाल ने बताया कि सीसीटीवी में दिख रहे युवक का नाम समीर है, जो उसकी बहन काव्या का दोस्त है और अक्सर काव्या से मिलने के लिए भी आता है। यह बात चौंकाने वाली थी क्योंकि जब सीसीटीवी में दिख रहे युवक को राकेश की पत्नी व बेटियां जानती थीं तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया था। पुलिस राकेश की पत्नी कृष्णा और उसके बच्चों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि कृष्णा की छोटी बेटी काव्या और समीर के बीच घटना के 2 दिन पहले से दिन और रात में कई बार बात हुई थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उसके कुछ देर बाद भी 3 से 4 बार दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। समीर के मोबाइल नंबर की लोकेशन घटना स्थल के पास की ही मिली। अब पूरी तरह साफ हो चुका था कि राकेश रूहेला की हत्या में कहीं ना कहीं समीर शामिल है। समीर मोहल्ला हाजीपुरा नाला पट्टी में रहने वाले डॉक्टर जरीफ का बेटा है। पुलिस के पास अब समीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए काफी सबूत थे। पुलिस 17 अप्रैल को समीर को हिरासत में लेती है। उस समय समीर के साथ राकेश की बेटी काव्या के अलावा समीर का चचेरा भाई सादाब भी था। समीर को थाने ले जाकर पूछताछ की तो उसे टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समीर ने कबूल कर लिया कि राकेश रूहेला की हत्या उसी ने ही अपने चचेरे भाई सादाब के साथ मिलकर की थी। समीर से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। काव्या की समीर के साथ पिछले 3 सालों से दोस्ती थी। वे दोनों साथ पढ़ते थे। इंटर तक पढ़ाई के बाद काव्या कैराना स्थित एक कॉलेज में बीएससी करने लग गई थी, जबकि समीर को उसके घर वालों ने एमबीबीएस की कोचिंग करने के लिए राजस्थान के कोटा में अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया था। दरअसल समीर के पिता जरीफ डॉक्टर थे और शामली में अपना क्लिनिक चलाते थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की कोचिंग के लिए उसे कोटा भेज दिया था। उनके रिश्तेदारों का बेटा भी समीर के साथ ही एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था।
काव्या से शुरू हुई समीर की दोस्ती गुजरते वक्त के साथ प्यार में बदल गई थी। इधर इंटर के बाद दोनों चोरी छिपे पढ़ाई के बहाने कभी घर में तो कभी घर के बाहर मिलते जुलते थे, लेकिन किसी तरह राकेश को यह बात पता चल जाती है। राकेश की पत्नी कृष्णा के संबंध भी अपने पति से ठीक नहीं थे, क्योंकि राकेश की पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था। अक्सर राकेश और कृष्णा के बीच झगड़ा होता रहता था। अपनी इसी झल्लाहट में राकेश कृष्णा पर हाथ भी छोड़ देता था। और जब एक दिन राकेश को पता चला कि काव्या का रिलेशन समीर नाम के एक मुस्लिम युवक से चल रहा है तो राकेश अपनी पत्नी कृष्णा और दोनों बेटियों पर गुस्सा करता है। हालांकि समीर MBBS की तैयारी करने के लिए कोटा जरूर चला गया था, लेकिन वह हर हफ्ते चोरी छिपे अपने परिवार को बताए बिना शामली आता और काव्या से मिलकर चला जाता था। काव्या और समीर की दोस्ती की खबर काव्या की मां कृष्णा और उसकी बड़ी बहन वैशाली को थी। इसकी जानकारी राकेश को जब मोहल्ले के कुछ लोगों से मिली तो उसने काव्या के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। एक दिन कॉलोनी के व्यक्ति का ताना सुनकर राकेश के तन बदन में आग लग गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने दबी जुबान से बात की शिकायत की थी, लेकिन अब काव्या की शिकायतें खुलकर होने लगी थी। खुद राकेश ने भी एक दो बार समीर को अपने घर आते देखा था। राकेश ने पहले समीर को समझाकर कह दिया था कि वह उसके घर न आया करे, क्योंकि काव्या से उसका मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं है। बाद में जब समझाने पर भी समीर नहीं माना तो उसने समीर को एक बार 2 से 3 थप्पड़ भी जड़ दिए थे। साथ ही धमकी भी दी कि अगर फिर कभी काव्या से मिलने की कोशिश की तो वह उसे पुलिस को सौंप देंगे। इसके बाद समीर ने काव्या से मिलने में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। अब या तो वह काव्या से सिर्फ उसके घर पर ही मिलता था या फिर दोनों शहर से बाहर कहीं दूर जाकर मिलते थे। राकेश के ड्यूटी पर निकल जाने के बाद घर में क्या क्या होता था यह खबर रखने के लिए राकेश ने अपने घर में CCTV कैमरे लगवा लिए थे। इसी CCTV के जरिए वह राज खुल गया जिसका राकेश को शक था। उसने मॉनिटर पर खुद देखा कि किस तरह उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए उनके आशिक उसी के घर में आते हैं। राकेश का मन बेटियों और पत्नियों के प्रति खट्टा हो गया था। राकेश के लिए पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट करना अब आए दिन की बात हो गई थी। रोज रोज की मारपीट से परेशान होकर कृष्णा ने एक दिन अपनी दोनों बेटियों को बस यूं ही कह दिया कि जिंदा रहने से तो अच्छा है कि ये इंसान मर जाए। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब हमें इस आदमी से छुटकारा मिलेगा। बस उसी दिन काव्या के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब तक उसका पिता जिंदा है वह और उसकी माँ बहनें आज़ादी की सांस नहीं ले सकती और ना ही अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हैं। काव्या के दिमाग में उसी दिन से उधेड़बुन चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसका पिता उनके रास्ते से हट जाए। अचानक उसकी सोच समीर पर आकर ठहर गई। उसे लगने लगा कि समीर उससे जिस कदर प्यार करता है बस एक वही है जो उसकी खातिर ये काम कर सकता है। इस बात का जिक्र काव्या ने अपनी माँ कृष्णा से किया तो उसने भी हामी भर दी। बस फिर क्या था, काव्या मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन मौका मिल गया। समीर ने रोज रोज चोरी छिपे मिलने से परेशान होकर काव्या से कहा कि वह इस तरह मिलने जुलने से परेशान हो चुका है, क्यों ना वे दोनों भाग जाएं और शादी कर लें। काव्या समीर से कहती है वह उससे भागकर नहीं बल्कि पूरे जमाने के सामने ही शादी करेगी, लेकिन इसके लिए एक समस्या है। काव्या समीर को कहती है मेरे पिता के जीते जी कभी वे दोनों एक नहीं हो सकते। यदि वह उन्हें रास्ते से हटा दे तो वह उसके साथ शादी कर लेगी। काव्या ने समीर को ये लालच भी दिया कि सहारनपुर में उनका एक 100 वर्ग गज का प्लॉट है, अगर वो उसके पिता की हत्या कर देगा तो वह प्लॉट उसके नाम कर देगी। काव्या ने समीर के सामने अपने पिता को ऐसे जल्लाद इंसान के रूप में पेश किया कि समीर को यकीन हो गया कि राकेश की हत्या के बाद ही काव्या और उसके घर वालों को चैन की सांस मिल सकेगी। लिहाजा उसने काव्या से वादा किया कि वह किसी भी तरह उसके पिता की हत्या करके रहेगा। समीर के सामने समस्या ये थी कि वह राकेश की हत्या करने के लिए हथियार कहां से लाए। उसने काव्या से कहा तुम्हारे बाप को तो मैं मार दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह तो नहीं है, फिर मारूंगा कैसे। काव्या कहती है कि कैराना में हुए दंगों के वक्त पापा ने अपनी हिफाजत के लिए एक तमंचा खरीदा था।
साथ में कुछ कारतूस भी हैं, मैं 1 या 2 दिन में तुम्हें लाकर दे दूंगी, उसी से उनको गोली मार देना। समीर ना तो पेशेवर अपराधी था और ना ही उसमें अपराध करने की हिम्मत थी, इसलिए उसने अपने चाचा अनीस के बड़े बेटे सादाब से बात की। वह समीर की ही उम्र का था। समीर ने सादाब को यह भी बता दिया था कि इस काम को करने के बाद उसे न सिर्फ उसकी मोहब्बत मिल जाएगी बल्कि सहारनपुर में 100 वर्ग गज का प्लाट भी मिल जाएगा। घटना से 3 दिन पहले किसी बात पर राकेश ने फिर से अपनी पत्नी कृष्णा और बेटी काव्या की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद काव्या को लगा कि अब पिता को रास्ते से हटाने में देर नहीं करनी चाहिए। उसने अगली सुबह ही समीर को फोन कर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया और वहां उसे घर में रखा पिता का तमंचा और 2 कारतूस दे दिए। 7 अप्रैल को जब राकेश अपनी ड्यूटी पर गया तो उस दिन सुबह से ही समीर काव्या से लगातार फोन पर बात करके दिन भर ये जानकारी लेता रहा कि उसके पिता दिल्ली से कब चलेंगे। काव्या वैसे तो अपने पिता को फोन नहीं करती थी, लेकिन उस दिन उसने दिन में 2 बार उन्हें किसी न किसी बहाने फोन किया। शाम करीब 8:30 बजे काव्या ने पिता को फोन करके कहा कि इलेक्ट्रिक प्रेस का प्लग खराब हो गया है, जब वह घर आए तो बिजली वाले की दुकान से प्लग लेते आए। बस ये जानकारी मिलते ही काव्या ने समीर को फोन करके बता दिया कि उसके पिता रोज की तरह 9 सवा 9 बजे तक शामली स्टेशन पहुंच जाएंगे, जिसके बाद समीर भी सादाब को लेकर स्टेशन पहुंच गया। रात करीब 9:30 बजे राकेश जब स्टेशन से बाहर आया तो समीर व सादाब उसका पीछा करने लगे। रास्ते में कई जगह ऐसा मौका आया कि एकांत पाकर वे राकेश पर गोली चलाने ही वाले थे कि अचानक किसी गाड़ी या राहगीर के आने पर वे राकेश को गोली न मार सके। इसी तरह पीछा करते करते दोनों राकेश के घर के करीब पहुंच गए। इस दौरान राकेश ने बिजली की दुकान से इलेक्ट्रिक प्रेस का प्लग खरीदा और फिर घर की तरफ चल दिया। समीर को लगा कि अगर वह अभी भी राकेश का काम तमाम नहीं कर सका तो मौका हाथ से निकल जाएगा और काव्या उसे कभी नहीं मिलेगी। उसने तमंचा झट से सादाब के हाथ में थमा दिया और बोला, ले भाई मार दे इसे गोली। सादाब ने तमंचा हाथ में लिया और भागते हुए बराबर में पहुंचकर राकेश पर गोली चला दी। गोली मारने के बाद समीर और सादाब ने पलटकर यह भी नहीं देखा कि गोली राकेश को कहां लगी है और वो जिंदा है या मर गया। बस उन्हें डर था कि वे कहीं पकड़े ना जाएं, इसलिए वे तुरंत घटनास्थल से भाग गए। समीर ने काव्या को फोन करके बताया कि उसने उसके पिता को गोली मार दी है। इसके बाद रात भर में काव्या और समीर के बीच कई बार बातचीत हुई। समीर को यह जानकर सुकून मिला कि गोली सही निशाने पर लगी और उसने राकेश का काम तमाम कर दिया है। समीर ने तमंचा और बचा हुआ एक कारतूस उसी रात घर के पास नाले के किनारे एक झाड़ी में छिपा कर रख दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या के अभियोग के अलावा समीर और सादाब के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला भी दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने समीर और सादाब के साथ काव्या को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। 3 दिन तक जांच और कुछ अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद थाना प्रभारी कालरा के निर्देश पर पुलिस टीम ने कृष्णा और वैशाली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पुलिस पूछताछ में राकेश की हत्या की साजिश में शामिल होने का अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने 17 अप्रैल को दोनों को जेल भेज दिया। अनैतिक रिश्तों का विरोध करने वाले पति और पिता की हत्या की सुपारी देने वाली मां और बेटियां तो जेल में अपने किए की सजा भुगत ही रही हैं, लेकिन समीर ने प्रेम में अंधे होकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को खुद ही तोड़ दिया। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।